एक शहीद की विधवा को कांग्रेस की विधवा कहना, एक मां को जर्सी गाय कहना, एक बेटे को हाइब्रिड बछड़ा कहना, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कहना। आपको लगता है विपक्षी एकता का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही है 24 के लिए वो हो पाएगा? क्योंकि ममता जी हों, केजरीवाल जी हों या दक्षिण में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हों, जब उनको कर्नाटक में इनवाइट नहीं किया वो एक खबर बन गई। वो क्यों नहीं इनवाइट किए गए उसके अलग अलग एंगल्स निकाले जाने लगे। विपक्षी एकता और किसी एक चेहरे के ऊपर सहमति, जैसे नीतीश कुमार क्या उसका चेहरा बनेंगे, क्या उस पर कांग्रेस पूरी तरह काम कर पाई? 100% होगी विपक्षी एकता, और उस विपक्षी एकता की धुरी भी कांग्रेस पार्टी बनेगी। विपक्ष क्या है? लोगों को लगता है विपक्ष मोदी जी का विपक्ष है। जी नहीं, विपक्षी पार्टियां जो हैं, हम सबके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि हम संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। हम इस देश में वैमनस्यता को खत्म करना चाहते हैं। हम इस देश में जनता का राज चाहते हैं और संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा एका का सूत्र विपक्ष का ये है। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और लोगों से बात होगी। हमने 22 घटक दलों की सरकार चलाई है 4 से 14 तक, और ऐसी सरकार चलाई है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ रहा है और सबसे ज्यादा नौकरियों का सृजन रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी रही है। 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला है हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2004 से 14 के बीच में एक बड़ा सफल फॉर्मूला था। कहीं पर हम दिल बड़ा करेंगे, कहीं पर कोई और पीछे कदम हटाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता बिल्कुल नजर आएगी। और जो आपने कर्नाटका में देखा स्टेज पर, चाहे वो स्टालिन जी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आई महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी जी हो, ममता बनर्जी जी के भेजे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो लेफ्ट खड़ा हो, मुझे लगता है काफी हद तक आपको विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आप और लोगों को लाएंगे। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और मुद्दों पर विपक्ष में कोई संशय नहीं है। सुप्रिया जी, इतना लंबा आप एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको नहीं लगता कि अब पहले अल्पसंख्यकों की राजनीति का एक दौर चला था और उसकी सबसे बड़ी पैरोकार के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखा जाता रहा, अब वही चीज़ उठा करके बार बार बीजेपी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर घेरती है और अब एक बहुसंख्यक राजनीति का एक चलन या दौर चल पड़ा है, तो कांग्रेस को भी उस ट्रैक पर आना पड़ा है या कांग्रेस को क्या कोई चेंजेस लाने पड़ रहे हैं अपने अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत गर्व से मैं बोलती हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को भाई मानती है, जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है, जो इस देश के सेक्युलर फैब्रिक में यकीन रखती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई मुस्लिम अपीजमेंट या अल्पसंख्यक के लिए आपने जो राजनीति कही, हमने वो कभी भी करी है। हम बिल्कुल शोषित वंचित वर्गों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, हम बिल्कुल बात करते हैं उन अल्पसंख्यकों की जिनके पास संसाधन नहीं है। इसमें क्या बुराई है? लेकिन हम उसी लहजे में, उसी तौर पर हिंदुओं की भी बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास ना संसाधन है, ना एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज है। और इसीलिए जब हम मनरेगा की बात करते हैं, जब हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं, जब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये सब भारतीयों के लिए है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जनता जागरूक होती है तो कैसे रिजेक्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका में एससी सीट्स में से मात्र 30% सीट मिली, 31 सीटों पर डिपॉजिट जमा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल सीट्स में एक भी सीट नहीं मिली। और मैं आपके माध्यम से जनता के सामने एक सवाल जरूर रखना चाहती हूं कि क्या भारत की महामहिम राष्ट्रपति, और यह गर्व की बात है कि वो अनुसूचित जनजाति से, ट्राइबल क्षेत्र से, ट्राइबल वर्ग से आती हैं, वो संविधान की सबसे बड़ी अभिभावक हैं, वो इस देश की प्रथम नागरिक हैं, और जब संसद का उद्घाटन करने का वक्त आता है और अनुच्छेद 79 यही कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उस राष्ट्रपति का हक आप मार लेते हैं, उस राष्ट्रपति को उसके हक से वंचित कर देते हैं। यह सम्मान आप दलितों का, यह सम्मान दलित राष्ट्रपति थे, उनको नींव डालते वक्त नहीं बुलाया, एक ट्राइबल राष्ट्रपति है, उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुला रहे, तो किस लिए आपने लोगों को चुना हुआ है? क्या ये सिर्फ आपकी लिप सिंपैथी, आपके प्रोपेगेंडा के लिए? इनको इनका हक दीजिए
और मेरा अपना मानना है कि यह अवमानना इस देश का हर ट्राइबल, हर शोषित वंचित वर्ग देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री अभी भी विदेश यात्रा पर हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है ऐसा मान सम्मान और इस तरह का गौरव कभी पूरे देश ने नहीं देखा दुनिया भर में, जैसा अभी मोदी जी का है। और मोदी जी भी ये लगातार कहते हैं कांग्रेस को कि आप जितना हमें नीचा दिखाने की, पर्सनल कमेंट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैं ऊपर जाऊंगा, पार्टी ऊपर जाएगी और देश को वे ऊपर ले जा रहे हैं। इसका दावा उनका है, पार्टी का है। अब मोदी जी मीठी मीठी बातें तो ना करें, क्योंकि इस देश में एक शहीद की विधवा को कांग्रेस की विधवा कहना, यह काम मोदी जी ने किया है। एक मां को जर्सी गाय कहना, एक बेटे को हाइब्रिड बछड़ा कहना, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी कहना, यह काम मोदी जी ने किया। तो मोदी जी इस पर जितना कम बोले उतना अच्छा रहेगा। मेरा मुंह मत खुलवाइए मोदी जी पर। पहली बात, मोदी जी अपना दुखड़ा क्यों रहते हैं? आप सार्वजनिक जीवन में 4 बातें सुननी पड़ती हैं, 4 सवाल सुनने पड़ते हैं। आप इतने बड़े छुई मुई क्यों हैं? कर्नाटका गए तो एक लिस्ट लेकर आ गए, मुझे 91 चीजें कही गई हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको 900 चीजें कही जाएंगी? लोगों ने सुनी नहीं है क्या? आपने तो नेहरू तक को नहीं बख्शा है। और प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम लिखने पर आ जाए तो किताबें की किताबें भर जाएंगी जो आपने और आपके लोगों ने बोला है। तो आप सार्वजनिक जीवन में हिम्मत दिखाइए, राहुल गांधी से सीखिए हिम्मत। क्या होता है साहस, क्या होता है निर्भीक होना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह को लेकर आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, तैयारी करना अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान का ट्रेंड है एक अल्टरनेशन में गवर्नमेंट को बदलते रहना लोगों का। वहाँ पर सरकार ने अभी कुछ बड़े वायदे किए। एक हेल्थ को लेकर जो स्कीम है, आपको लगता है उसे मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या आप अभी भी ये कहेंगे कि हर जगह के हिसाब से चीज़ें बदलेंगी, अलग अलग होंगी? और क्या उम्मीद रखते हैं तीनों स्टेट से? देखिए, हर राज्य को फैसला अपने हिसाब से करना पड़ेगा। हर राज्य की जरूरतें अलग होती हैं, हर राज्य के संसाधन अलग होते हैं। हम उन गैर जिम्मेदार लोगों में से नहीं है कि बिना कैलकुलेशन किए कोई चीज अनाउंस कर दे। हम जो चीज अनाउंस करते हैं उसका पूरा कैलकुलेशन होता है, उसका अप्रूवल आता है, तब वो अनाउंस कर पाते हैं। तो हम उन लोगों में से नहीं है कि हम आके कुछ भी अनाउंस कर दें। कहना को है कह दो 15 लाख आएंगे अकाउंट में, कहने को कह दो 2 करोड़ नौकरी बनाएंगे हर साल। ना नौकरियां बनी 2 करोड़, ना 15 लाख आए। तो हम उन लोगों में से नहीं है। मुझे लगता है हर राज्य की हकीकत अलग है और हर राज्य उस पर निर्णय लेगा। आपने मेरा अनुमान पूछा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि राजस्थान ने जो महंगाई राहत रिलीफ कैंप शुरू किए हैं, या जो 500 रुपए का सिलेंडर शुरू किया है, या जो उन्होंने हेल्थ सेवा शुरू करी है, उसके बल पर राजस्थान में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी प्रचंड बहुमत से वापसी होगी और मध्य प्रदेश के लोग हमारे साथ मिलकर इस निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकेंगे और फिर से एक नई सरकार की स्थापना करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमको समय दिया। शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद IBS 24 के साथ जुड़कर खुलकर अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमने खास मुलाकात की सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। उनको उम्मीद है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर बम्पर बहुमत के साथ में गवर्नमेंट लौट रही है, लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत आप जनता ऐड कर पाते हैं, ये जनता से बेहतर और कौन जानता है। फिलहाल इस मुलाकात में इतना ही।